नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी कुछ झलकियां दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं सबसे पहले नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास की सौगातें। राज्य में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, परियोजनाओं से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई ऊर्जा। सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। कहा, सनातन को मिटाकर ये लोग देश को फिर से गुलामी में चाहते हैं धकेलना। हर सनातनी को सतर्क रहने की है जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ का भी करेंगे दौरा। राज्य में करीब 6,350 करोड़ रुपए की रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम रायगढ़ में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति ने कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। साथ ही बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का किया अनावरण। जन्म प्रमाण पत्र ही होगा प्रमाणन का एकल दस्तावेज। 1 अक्टूबर से लागू होगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। नए नियमों के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। हिंदी दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पुणे में 3रे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई में हिंदी ने निभाई अहम भूमिका। अमेरिका के सिएटल में भारतीय छात्रा की मौत पर पुलिस अफसर का हंसता हुआ वीडियो वायरल। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताई कड़ी आपत्ति। अमेरिकी सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम की भारत के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। तो आप देख रहे थे मिड डे प्राइम की इस वक्त की हेडलाइंस और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बीना से ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1800 करोड़ की लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीना रिफाइनरी परियोजना इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देगी। एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है।
सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन को मिटाकर ये लोग देश को फिर से गुलामी में धकेलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर सनातनी से सतर्क रहने का आह्वान किया। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, कानून व्यवस्था को स्थापित किया। लोगों को ध्यान होगा कि कैसे कांग्रेस ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसा दिया था। माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने जयपुर से वाराणसी स्टेशन पर मौजूद कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही भारत के बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अनावरण भी किया। उपराष्ट्रपति ने जयपुर में बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, जिसमें कई विशेषज्ञों, संस्थाओं और विद्यार्थियों सहित 15 देशों के 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांधों ने सभ्यता के विकास के लिए सदियों से योगदान दिया है। 80% बांध 25 साल या ऊपर के हैं। बांधों की सुरक्षा करना जरूरी है। 42 बांध टूटने की घटना पंजीकृत हुई है। भारत बड़े बांधों वाला तीसरा देश है और बांध सुरक्षा में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और बांध सुरक्षा एक्ट नए युग का सूत्रपात है। आज पिछले 1 साल में 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए। ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया। वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर है। उपराष्ट्रपति ने टोंक के अविकार नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। संस्थान के परिसर में उपराष्ट्रपति ने पौधारोपण भी किया। उपराष्ट्रपति ने संस्थान में विकसित की गई उन्नत नस्ल की भेड़ों का निरीक्षण किया।
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। हादसा गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी में हुआ है। नाव में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। अब तक 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। 10 बच्चे अब भी गायब हैं। गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बागमती में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। देश के वीर सपूतों की शहादत से जहां पूरा देश गमगीन है, वहीं लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपीओ हुमायूं के शहीद होने पर जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सीट से भाजपा विधायक रविंद्र रैना ने कहा कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। पूरा देश भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से लोहा लेते जो मातृभूमि पर शहीद हो गए। भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी अमर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह साहब, अमर शहीद मेजर आशीष जी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी एसडीपीओ हुमायूं भट्ट साहब का, जिन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध, जो पाप किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए बैठकें हो रही हैं, तो वहीं उनके बीच राज्यों में रस्साकशी भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और पंजाब में गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच चुका है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस ने अकेले चलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय होने लगे हैं। भाजपा, बसपा के अलावा सपा और आप ने तो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इस बीच कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आने से पंजाब में कांग्रेस दो फाड़ होती दिखाई दे रही है, जिससे पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खासे नाराज हैं और खुले तौर पर उसे जाहिर भी कर चुके हैं। वहीं गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की घोषणाएं हरियाणा कांग्रेस ने चकनाचूर कर दी हैं। पार्टी ने कह दिया है कि हरियाणा में वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में इंडियन नेशनल लोक दल के इस गठबंधन में शामिल होने की राह बंद होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मऊ में जनसभा में कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है, उनका दोहरा चरित्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने ललकारते हुए कहा कि घोसी जीतने वाले इस भ्रम में ना रहे कि उन्होंने अपने दम पर यह सीट जीती है, बल्कि समाजवादी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल बड़ा दिखाया है। अजय राय ने कहा कि घोसी में
कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को जिताया, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया। एक तरह से सपा ने वहां भाजपा की मदद की है। इस सबके बीच कल INDIA गठबंधन की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि गठबंधन दलों की पहली संयुक्त जनसभा भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के पहले 26 दलों के गठबंधन किस तरह से एक सूत्र में बंधेगा, क्योंकि अभी इनके बीच सीट शेयरिंग पर ही कोई बात नहीं हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अंतर्गत आएगा। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित कुल आपराधिक और सिविल मामलों की संख्या पता चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा कुल केस लंबित है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। अब 1 अक्टूबर से यह एक अनिवार्य नियम लागू होने वाला है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल अहम होने वाला है। अब जन्म प्रमाण पत्र कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा। अब नए नियमों के मुताबिक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत इन नियमों के कार्यान्वयन पर अपडेट दिया गया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें लिखा है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति देता है। नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया SII कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 500 अधिकारी, जिनमें FRRO और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशनों के अन्य अधिकारी शामिल हैं। स्टडी इन इंडिया SII कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है। भारत ने सस्ती और अच्छी शिक्षा से दुनिया को लुभाने की योजना बनाई है, जिसमें 10 लाख विदेशी छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विदेशी छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्ष 2047 तक कम से कम 10 लाख विदेशी छात्रों को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी न किसी रूप में पढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही अपने छात्रों के पलायन को भी न्यूनतम स्तर पर लाने की पहल की गई है। फिलहाल 500 उच्च शिक्षण संस्थानों को इससे जोड़ा गया है, जहां विदेशी छात्रों की मदद के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्नातक से PhD तक के कार्यक्रमों में 1 लाख से ज्यादा सीटें विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर दुनिया भर में अपने दूतावासों के जरिए कोर्स की ब्रांडिंग शुरू करी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज सुबह 9 बजे पुणे में शुरू हुई है। बैठक का शुभारंभ सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करके किया। बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख 267 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं, जिनमें लगभग 30 बहनें भी शामिल हैं। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा, सेवा, आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सामाजिक परिवर्तन के, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी आचरण तथा नागरिक कर्तव्य के विषयों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। संगठन के विस्तार और विशेष प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जाएगी। बैठक का समापन 16 सितंबर की शाम को होगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं हिंदी दिवस की।
14 सितंबर यानी आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का साधन ही नहीं बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु का काम भी करती है। चाइनीज और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार हिंदी को लोकप्रिय बनाने और सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। जन जन की भाषा और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आजादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हम हिंदी व्याख्यानमाला चलाते हैं। उस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दें, हिंदी में कितनी शुद्धता लाएं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उनका पूरा एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उस कार्यक्रम के तहत हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। हिंदी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। हमारे यहाँ विदेशी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग उनका एक लेवल रहता है, स्तर रहता है। उस स्तर पर हम उनकी परीक्षा लेकर के प्रवेश परीक्षा लेकर उन्हें उनकी कक्षाएं निर्धारित करते हैं और उन कक्षाओं से के द्वारा हम उन्हें हिंदी का ज्ञान देते हैं और केवल हिंदी का ही ज्ञान नहीं देते हैं, भारत की संस्कृति, अध्यात्म, इन सब के बारे में उन्हें रूबरू कराते हैं। आज के समय में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हम जितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं उतनी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा, मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा रहा है। देश में राजभाषा में हुए कार्यों की समय समय पर समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था और उसे उत्तरदायित्व दिया गया था
कि यह देश में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग, उसकी प्रगति, इसकी समीक्षा करें और रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी को इस रिपोर्ट का 12वां खंड प्रस्तुत किया जा चुका है। 14 तक इस रिपोर्ट के 9 खंड सौंपे गए थे, लेकिन हमने पिछले 4 वर्षों में 3 खंड प्रस्तुत किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को विकसित बनाने के लिए कंठस्थ अनुवाद प्रणाली का निर्माण किया गया है। राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का भी निर्माण किया है। राजभाषा विभाग ने एक नई पहल करते हुए हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का भी निर्माण किया है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर निरंतर उसको समृद्ध किया जा रहा है। विभाग ने कुल 90,000 शब्दों का ई महाशब्दकोश, मोबाइल ऐप और करीब 9,000 वाक्य का ई सरल वाक्यकोश भी तैयार किया है। वहीं हिंदी दिवस के मौके पर अमेरिकी राजनयिक मिशेल खास अंदाज में हिंदी दिवस मना रही हैं। मिशेल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि आज का पूरा दिन वह हिंदी में बात करते हुए बिता रही हैं। शुक्रवार आधा किलो भिंडी और आधा किलो बैंगन। फाइनल के लिए आज जीत जरूरी। My name is Michelle and this week in honor of Hindi Divas आज मैं लोगों के साथ हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आज ऑफिस जाने से पहले हम एक मार्केट चलते हैं। ठीक है मैम। हिंदी सीखने के कारण मैं लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकती हूँ। जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। नमस्ते, एक लस्सी है, कितना है? 15 रुपये। US लगा नहीं, मतलब बहुत आज मैं सबके लिए समोसा लाई हूँ, तो काम शुरू करने से पहले लीजिए प्लीज। आज मेरा हिंदी का सफर बहुत अच्छा रहा। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। एक अमेरिकी राजनयिक के द्वारा हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से जुड़ने के इस बेहतर प्रयास को निश्चित तौर से सलाम किया जाना चाहिए। वहीं हिंदी दिवस के मौके पर भारत स्थित इजराइल दूतावास ने अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। दूतावास ने अपने पसंदीदा हिंदी डायलॉग्स को अदाकारी के तरीके से प्रस्तुत किया है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस इजराइल एम्बेसी के 3 स्तंभ हैं। एक चुट के सिंधु की कीमत तुम क्या जानो ओहे बबू। हेलो, प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोला था? चल बस। साला देखें नंबर डायल कर। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 200 रुपया का है। 900 रुपया देगा। कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? तो इजराइल के दूतावास के कर्मचारियों के द्वारा ये बेहद एक सराहनीय प्रयास कह सकते हैं कि भारतीय फिल्मों के साथ भी किस प्रकार का जुड़ाव कहीं ना कहीं दोनों देशों को आपस में जोड़ता है, उसका एक तस्वीर कही जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं हिंदी भाषा के राजभाषा बनने की इस यात्रा पर। हिंदी स्वतंत्रता के बाद जितनी पल्लवित हुई, स्वतंत्रता से पहले भी लोगों में देश प्रेम के भाव को जागृत करने का महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम बनी। हिंदी भाषा के साहित्यकारों और विद्वानों ने हिंदी को अपनी कलम से पोषित किया। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था।
स्वतंत्र भारत में हिंदी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। इस दिन के चयन के पीछे एक मुख्य कारण हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिवस होना है। हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के मन में ये भाव जगाना था कि जब तक वे पूरी तरह से हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। विश्व में हिंदी की पहचान और स्वीकार्यता कितनी बढ़ रही है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में हिंदी के 20 नए शब्दों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन भाषा के तौर पर हिंदी की बढ़ती साख भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भी साफ तौर से देखने को मिली। वहीं इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर हिंदी अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल रही है। किस तरीके से, देखिए इस खास रिपोर्ट को। हिंदी के बढ़ते वर्चस्व का असर भारत की अध्यक्षता के तहत हुए G20 सम्मेलन में साफ दिखा, जब प्रधानमंत्री ने गंभीर वैश्विक मुद्दों पर जुटी महाशक्तियों के बीच भारत के पक्ष को पुरजोर तरीके से हिंदी में रखा। वहीं इससे पहले भी देश की आत्मा कही जाने वाली इस जनमानस की भाषा का लोहा वैश्विक पटल पर भी वे मनवा चुके हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी को मान्यता दिलाने में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान बेहद खास रहा। साल 1977 में बतौर विदेश मंत्री काम कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सभी के दिल में हिंदी भाषा का गहरा प्रभाव छोड़ा। यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया गया ये भाषण काफी लोकप्रिय हुआ। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गूंज सुनने को मिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते अपने भाषण में उन्होंने मूलभूत मानव अधिकारों के साथ साथ रंगभेद जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया था। महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती। वहीं भारत की अध्यक्षता के तहत हुए G20 सम्मेलन से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी तमाम वैश्विक मंचों पर हिंदी को वैश्विक परिदृश्य में एक सशक्त भाषा की तरह रखते आए हैं। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था, वह पूरे देश के लिए सम्मान और गौरव के क्षण थे। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ये बातें सुनने को मिलती है। तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है।
वहीं इसके बाद भी कई अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री हिंदी में ही सशक्त तौर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं, जिससे भारत की आम जनमानस की भाषा का दायरा और साख लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी के इस बढ़ते प्रभाव की धाक से दुनिया के तमाम देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए हैं। इसी कड़ी में देश के सम्मान में उस समय और अधिक इजाफा हुआ जब साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अपना अकाउंट बनाया और हिंदी भाषा में पहला ट्वीट किया। पहले ट्वीट में लिखा संदेश पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में रुख करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा होने के बाद से ही कुम्हार समाज के लोगों में इस पूरी योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कोडरमा जिले में यूं तो कुम्हार समाज के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधे को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। विश्वकर्मा योजना की घोषणा ने इन कुम्हार परिवार के चाक की रफ्तार को तेज कर दिया है। इन्हें ये उम्मीद है कि जिस पुश्तैनी धंधे को वो महाजनों से कर्ज लेकर आज तक जीवित रखे हुए हैं, उसे अब पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई उड़ान देंगे। पूंजी के कारण हम लोग पीछे है, पूंजी रहेगा तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोन मिलेगा सर तो आसान हो जाएगा, हम लोग को बहुत राहत मिलेगा सरकार की तरफ से। झुमरी तिलैया में मदवा टांड में रेलवे लाइन के किनारे कुम्हार परिवार निवास करते हैं। दीपावली और छठ के साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन की डिमांड पूरे साल बढ़ी है, लेकिन पैसे के अभाव और आर्थिक तंगी के कारण ये ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण इनका मुनाफा भी प्रभावित होता था। लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि जब विश्वकर्मा योजना के तहत इन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध होगा तो ये अपने पूर्वजों के व्यवसाय को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। 17 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, उसमें हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को लोन सरकार पास करवा सकेंगे। मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए इन कुम्हार परिवारों को पहले मिट्टी आसानी से मुफ्त में उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन अब इसे भी खरीदना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक चाक पर बर्तन तैयार करने के लिए बिजली बिल का भी भुगतान करना पड़ता है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ आमदनी जरूर बढ़ी है, लेकिन मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में इन कुम्हार परिवारों को उम्मीद है कि जब आसानी से विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण उपलब्ध होगा तो इन्हें महाजन से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा कर्ज महाजन से लेकर करना पड़ता है, लोन मिलेगा तो उसे ले सकते हैं लोन भी, और उसे कर्ज से भी कर सकते हैं। अब तक सरकारों से उपेक्षा का दंश झेल रहे इन कुम्हार परिवारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से नया आयाम मिलेगा। योजना की घोषणा मात्र से ही इन परिवारों में उम्मीद की एक नई किरण जग उठी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार कामगारों को लाभ देने के लिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत 15,000 रुपए का प्रोत्साहन और रियायती कर्ज दिया जाएगा। इस योजना के तहत कई छोटे कामगार लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से 1200 पारंपरिक छोटे कारोबारियों को बेहतर ढंग से स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर्नाटक में
कई ऐसे छोटे कारोबारी हैं जो इस योजना के तहत अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। ये है राजशेखर, जो बेंगलुरु में पिछले 4 साल से कुम्हार के व्यवसाय का काम करते हैं। पिता से सीखी कला को राजशेखर ने जीवन यापन का जरिया बना लिया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी इसी कला की ट्रेनिंग दी है। राजशेखर की बेटी राम्या ने विजुअल आर्ट में कोर्स किया है। राम्या का सपना विदेश जाकर कला में महारत हासिल करने का है। पिता के तौर पर राजशेखर का मानना है कि सरकार की तरफ से सहायता मिलने पर उनकी बेटियां कारोबार स्वतंत्र रूप से शुरू कर अपने सपने साकार कर सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बहुत प्लान्स आ रहा है, हर साल आते रहता है। अभी नया जो आप बताया था पहले हमें विश्वकर्मा योजना, ये 17 को लॉन्च हो रहा है। ऑटोमेटिकली बच्चे लोग बचपन से पॉटरी का वर्क देखते रहते ना, उसका माइंड में उनको भी दिमाग में बैठ जाता है ये काम हम भी सीखेंगे। तो मैंने उनको रिजेक्ट नहीं किया, उनको मैंने सपोर्ट दिया। अभी अच्छा कलाकार निकाला हमारा जनरेशन में। ये पहला लड़की मैं बोल सकता है पॉटरी टाउन में ये पहला लड़की है ऐसे काम करने का। बेंगलुरु के 25 साल से मालाकार का व्यवसाय कर रहे लक्ष्मण को भी उम्मीद है कि विश्वकर्मा योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के तहत 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है। योजना के तहत 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किश्त और दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता करने की भी व्यवस्था की गई है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई क्या है आज की बड़ी खबरें। अर्थव्यवस्था के लिए लगातार अच्छी खबरों के मिलने का सिलसिला जारी है। अगस्त महीने में भी थोक महंगाई 0 से नीचे रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में थोक महंगाई दर -0.52% रही। इससे पहले जुलाई महीने में थोक महंगाई दर -1.36% थी। अगस्त में महंगाई की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेलों, बुनियादी धातुओं, रसायन व रासायनिक उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर यह उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई अहम खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया अरेंद्र। और खेल की बड़ी खबरों की बात करें तो एशिया कप से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला है। सत्रह सितंबर को एशिया कप के फाइनल में भारत के सामने दूसरी टीम कौन सी होगी, इस बात का फैसला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले से होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने सुपर 4 में 2 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को 1 में जीत और 1 में हार मिली है। ने शान के साथ एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन अब 17 सितंबर को टीम इंडिया से टक्कर लेने के लिए कौन सी टीम सामने होगी, इस बात का फैसला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले सुपर 4 के मुकाबले से होगा।
जहां जीत फाइनल में पहुंचाएगी और हार टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को मालूम है कि उनके लिए यह मुकाबला नॉकआउट जैसा रहने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो टीम की गेंदबाजी उसकी ताकत रही है, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हारिस रऊफ और नसीम शाह की चोट ने टीम की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। वैसे बल्लेबाजी में बाबर आजम का क्या कहना? बाबर आजम ने पिछले 10 मुकाबलों में 50.33 की औसत से 453 रन बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने पिछले 8 मैच में 49.57 की औसत से 347 रन बनाए हैं। उधर श्रीलंका की बात करें तो इस टीम ने भारत के खिलाफ गेंदबाजी में फिरकी का जो जाल बिछाया, उससे टीम को एक नई ऊर्जा मिली है। दुनित विलालागे की फिरकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। वैसे श्रीलंका की टीम लगातार 13 मुकाबले जीतने के बाद भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कोई मुकाबला हारी है। ऐसे में टीम बदलाव करे इसकी उम्मीद कम ही है। आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच अब तक 155 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 92 मुकाबले पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने 58 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है, जबकि 4 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी लगा देंगी। ऐसे में जीत किधर भी जाए, फैंस को रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब एशिया कप से बाहर निकलकर बात करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की, जहां पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 4 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड को 181 रनों से जीत मिली। इस मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का बल्ला जमकर बोला और वो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने से चूक गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 182 रन की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा डेविड मालन ने 96 रन की आतिशी पारी खेली। इसी के साथ बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। स्टोक्स की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 368 रन का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 5 विकेट, जबकि बेन लिस्टर ने 3, लॉकी फर्ग्यूसन और ग्लेन फिलिप्स ने 1-1 विकेट चटकाए। 367 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन पर ढेर हो गई। टीम के लिए सबसे ज्यादा ग्लेन फिलिप्स ने 72 रन बनाए। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने अब 2-1 की बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। तो क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी को आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जोड़ी को इंडोनेशियाई जोड़ी ने 21-8, 21-14 के अंतर से हरा दिया। वहीं भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई। अंतिम 16 में भारतीय जोड़ी को जापानी जोड़ी ने 21-18, 21-7 के अंतर से हराया। हांगकांग ओपन के पुरुष युगल मैच में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जोड़ी को सिंगापुर की जोड़ी ने हराया। वहीं महिला एकल में भारत की आकृषि कश्यप हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। आकृषि को जर्मनी की ली इवॉन ने हराया। और अब बात कर लेते हैं रफ्तार की। मोटर स्पोर्ट्स के प्रशंसकों को मोटोजीपी भारत का बेसब्री से इंतजार है। ये रेस 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। इस मोटोजीपी में सबसे तेज स्पीड का रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस रेस के बारे में रेसिंग फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के डायरेक्टर अमित सांडिल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे अब मोटो जीपी की रेस भी देखने को मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमित सांडिल, जो मेरे साथ बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ट्रैक है ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे हम है और ये तैयार है अब मोटो जीपी के लिए। अमित सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायरेक्टर रेसिंग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। F1 का ट्रैक जो है आपने तैयार कर लिया मोटो जीपी के लिए, कैसे? तो यस, F1 का ट्रैक रहा है ये। मोटो जीपी में काफ़ी होमोलोगेशन की चेंजेस कहलाए जाते हैं उनको। ये ट्रैक को हमको होमोलेट करना पड़ा है।
जैसे बैरियर्स पीछे जाएंगे थोड़े बहुत, भाई डेब्री फेंस है पीछे पीछे हटेगा थोड़ा, और यहाँ पे ग्रेवल ज़्यादा डाला जाएगा, एसफॉल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन F1 के लिए भी ये भी ट्रैक वैलिडेट है, सर्टिफाइड है। तो दोनों FIA और जो मोटो जीपी की बॉडी है, उन दोनों से आप लोगों को ट्रैक से सर्टिफिकेट मिला हुआ है? मिला हुआ है, ईमेल है, वो अपने लिए बहुत है। फाइनल कमीशन की मीटिंग होती है, वहाँ पे हो जाता है नॉर्मली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों ऐसा शायद बहुत ही कम कंट्रीज में है जहाँ पे आपके पास F1 के ट्रैक भी और मोटो जीपी की ट्रैक एक ही है, अलग अलग जनरली होते हैं। तो थोड़ा बताइए कि कितना आप लोगों को मुश्किल आई जब आप पहली बार आए और इस चीज़ को पूरा आप लोगों ने मतलब चेंज करने की कोशिश की? मुश्किल तो पड़ती है, बट इतना काम भी नहीं था कि हमको भाई कुछ ज़्यादा चेंजेस करने। चेंजेस मोस्टली 50-60% तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जो जहाँ पे चेंजेस है, बट ये आप ग्रेवल देखते हैं, इस पर तो ये सिर्फ ग्रेवल नहीं है, इस पे बेड बनाया जाता है, स्लोपिंग बेड होता है। यहाँ पे 10 mm है, वहाँ पे 250 mm है लास्ट में। उसके नीचे जियो टेक्सटाइल डाली जाती है, फिर ड्रेनेज बनाया जाता है। 80 से ज़्यादा ड्राइवर्स आने वाले हैं, 40 से ज़्यादा टीमें हैं, कड़ा मुकाबला है। क्या हम देख पाएंगे क्या कुछ नया रिकॉर्ड टूटते हुए इधर? देखो, उम्मीद तो यही है, 360 कुछ 366.1 किलोमीटर के आके अभी रिकॉर्ड हमको तोड़ना है। नहीं, हमारे राइडर तो मोटो जीपी वाले देखेंगे यहाँ पे जो है स्ट्रेट लंबा है, तो शायद टूट जाए, उम्मीद तो यही है। 1000 सीसी इंजन की बाइक्स यहाँ पे जब धूम मचाएगी तो लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होंगे। आप बताइए कितना एक्साइटेड आप फील कर रहे हैं कि भारत में पहली बार इस तरीके के रेस होंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम तो वेट कर रहे हैं भाई, हो जाए जल्दी से, 22 का दिन आ जाए और ये रेस चालू हो जाए। भाई इंडस्ट्री का बेनिफिट बहुत होता है, एक तो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक तरह से इतिहास रचने वाला है, ये इतिहास का गवाह होने जा रहे हैं हम सब। और 22 तारीख को 80 से ज़्यादा राइडर, 40 से ज़्यादा टीम और धमाल मचाएंगे इस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, और हम सब उसके गवाह बनेंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्रेटर नोएडा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट से। तो जाहिर तौर पर रफ्तार के जो शौकीन हैं उनका एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा ग्रेटर नोएडा में। तो अरिंद, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव, खेल से जुड़ी तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिका के सिएटल में इस साल के शुरू में पुलिस के वाहन की टक्कर लगने से 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जानवी कंडुला की मौत हो गई थी। इस बीच एक पुलिस अधिकारी डेनियल ऑर्डरर के बॉडी कैम की फुटेज सामने आई है, जिसमें वह छात्रा की मौत पर हंसता हुआ और मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे पर भारत ने कड़ा कदम अख्तियार किया है। भारत ने अमेरिका के अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मी की बॉडी कैमरे में कैद हुई वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना को चिंतित करने वाला बताया है। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, हमने इस दुखद केस में शामिल लोगों के खिलाफ गहन जांच और कार्रवाई के लिए सिएटल और वाशिंगटन के स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ वाशिंगटन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। महावाणिज्य दूतावास के बयान में कहा गया है कि वाणिज्य और दूतावास सभी संबंधित अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे। साउथ लेक यूनियन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर की 23 साल की भारतीय छात्रा जानवी कंडुला 23 जनवरी को डेक्स्टर एवेन्यू नॉर्थ और थॉमस स्ट्रीट के पास टहल रही थी, तभी सिएटल पुलिस वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह दूर जाकर गिरी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को जमकर तारीफ की है। ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कभी इतनी बेहतर नहीं रही। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉन्स हॉपकिंसन स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में कार्यक्रम में कहा कि हमने अपने समय की कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए नया गठबंधन बना रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलियारे की घोषणा की तो एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। इस गलियारे के तहत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, डिजिटल कनेक्टिविटी सहित अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करेंगे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि वह अपने गठबंधनों और साझेदारियों को विभिन्न मुद्दों और महाद्वीपों के साथ जोड़ रहे हैं। हमने अमेरिका को मजबूत करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड साझेदारी को बढ़ाया है। हम समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर जलवायु चुनौती से निपटने का प्रयास करेंगे। इसी खबर के साथ आज के मिड डे प्राइम के संग में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।